सो गुड डे टू ऑल गाइस। डेबियन लिनक्स इन्वायरमेंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल वन वीडियो। आप अगर डेबियन अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं किसी कंपनी में या कहीं पे भी आप डेबियन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक वीडियो में कंप्लीट डेबियन इन्वायरमेंट को मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के साथ थियरी और हर कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगा, कैसे डेबियन को मैनेज करना है, कैसे इस पे काम करना होता है, वॉट एवर सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेबियन क्या है, कैसे फंक्शन करता है और ये सारी चीज़ें। सो गाइस, डेबियन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक लिनक्स इन्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टोटली फ्री है। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट बस है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह यार शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वन वीडियो ट्यूटोरियल मैं लेकर आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देना होता है। सो डेफिनेटली अप्रिसिएट कर सकते हो हमारे वर्क को इस वीडियो को शेयर करके औरों के साथ। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन के लिए बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलरेडी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाओगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल आपको फ्री में मिल जाएंगे और यहाँ पे 1000+ वीडियो आपको मिलेगा सीखने के लिए आईटी कोर्सेज को। तो डेफिनेटली आप जाकर नए हैं तो अभी प्लेलिस्ट चेक करो और अपने डिजायर्ड कोर्सेज को फ्री में वहाँ पे कर सकते हो। सो गाइज, लेकिन एक बात बस है कि जितना ज़्यादा सपोर्ट एंड शेयर आप लोगों का होएगा, उतना अच्छा और एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे फ्री में मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे और मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे डेबियन इन्वायरमेंट को समझते हैं। व्हाट इज डेबियन? तो ये जो है मर्डॉक ऑन अगस्त 16 1993 को डेवलप या इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये एक डेबियन जीएनयू लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर लाइनेक्स के वो हर काम को आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो गाइस, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो एग्जैक्टली आप क्या समझ पाओगे, सबसे पहले इसको समझाना जरूरी है। यानी अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपसे एजेंडा के बारे में कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है या इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो कोर्स कंटेंट मैंने यहाँ पे बनाया है। वेट वेट वेट, यहाँ पर पूरा पहले आप सुन लो कि क्या क्या मैं उसके अंदर समझा रहा हूँ। ये सिर्फ 14 चैप्टर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर कितने कंटेंट है वो मैं यहाँ पे पहले डिफाइन कर दूं। 1 से 2 मिनट का बस समय लगेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे व्हाट इज डेबियन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्लीट लिनक्स इन्वायरमेंट यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही यूज टू है और जैसे विंडोज आप चलाते हो वैसे डेबियन को चला सकते हो। इस वीडियो को बस देखो और विंडोज डेबियन में अगर आपको सिमिलरिटी ना दिख जाए या सारी चीजें एक जैसा ना लगे तो फिर आप कहना। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये सारी चीजें। सेकेंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेबियन। यहाँ पे आपको मैं वर्चुअल बॉक्स या कोई भी वर्चुअलाइजेशन सिस्टम मशीन पर आपको दिखाऊंगा जीनोम डेबियन का क्या होता है, मतलब ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें, व्हाट इज सेल एंड कमांड लाइन इंटरफेसेस and how to manage all commands in Debian operating system. So we will discuss these all things and what is the permission in Debian, how to manage file folder permission etc. ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली हैं। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द पैकेज एंड हाउ टू इंस्टॉल एनी पैकेजेस लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर, ऑफिस, है ना, इन्वायरमेंट, ये सारे पैकेजेस आप कैसे इंस्टॉल करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हम लिनक्स इन्वायरमेंट में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर पाने की वजह से हम लिनक्स को चला नहीं पाते हैं, है ना, लिनक्स ऑपरेट नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन मैनेज करना बता दूं, किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मैं आप लोगों को बता दूं, तो डेफिनेटली आप लिनक्स इन्वायरमेंट को बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैनेज सर्विसेज कैसे मैनेज होती हैं, जैसे आप विंडोज़ में क्या करते हो, अपडेट को ऑफ कर देते हो, रनिंग प्रोसेस को ऑफ कर देते हो, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होती हैं जिसको आप ऑफ कर देते हो। तो वैसे ही लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर कैसे आप रनिंग सर्विसेज को ऑफ कर देते हो और कैसे आप
इसके अंदर जो भी सर्विसेज होती हैं, टास्क होते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा एफटीपी सर्वर कैसे क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में चाहते हो एफटीपी सर्वर क्रिएट करना, जिसके थ्रू आप फाइल अपलोड कर पाओ, जिसके थ्रू आप फाइल फोल्डर किसी भी नेटवर्क पीसी पे डाउनलोड कर पाओ, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा। 10th नंबर चैप्टर जो है हाउ टू मैनेज स्टोरेज एंड पार्टीशन, स्टोरेज वगैरह भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइस स्टोरेज आप लोगों को पता ही है क्या होता है। एक हार्ड डिस्क जितने तरीके से मैनेज करी जाती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें पार्टीशन कैसे क्रिएट होता है, ओके, बेस्ट पार्टीशन सिस्टम कौन सा होता है, बेस्ट पार्टीशन फाइल सिस्टम कौन सा होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे फॉर्मेट करते हैं किसी भी ड्राइव को, ये मैं आपको बता दूंगा। और कैसे आप यहाँ पे एडिशनल हार्ड डिस्क कैसे ऐड कर देते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। 11th नंबर पे हाउ टू मैनेज इंटरनेट सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपने इंटरनेट चलाना है, चलो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑटोमेटिक चलता ही है जब आप नया मशीन इंस्टॉल करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ दिन चलने के बाद या धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लगती मशीन के अंदर, कुछ सेटिंग्स इधर उधर हो जाती किसी से, तो इंटरनेट से रिलेटेड जैसे आईपी कैसे प्रोवाइड करना होता है, डीएनएस कैसे प्रोवाइड करना होता है, गेटवे कैसे अप्लाई करना होता है, या इंटरनेट नहीं चल रहा है हमारे, इंटरनेट इशू हमारे कंप्यूटर पे हो रहा है डेबियन मशीन पर, तो उसको कैसे फिक्स करना होता है। और नेटवर्क के अंदर कैसे अपने एडॉप्टर्स को मैनेज करना होता है, अगर हमारे नेटवर्क की सर्विस ऑफ हो गई है तो उसको ऑन कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली हैं। हाउ टू यूज़ डेबियन फॉर मॉनिटरिंग नेटवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मॉनिटरिंग आपको मिल जा रहा है। क्योंकि आजकल हर नेटवर्क के अंदर एज अ सिक्योरिटी का भी पार्ट बहुत अहम वो हो गया है कि हमें सिक्योरिटी भी देखना होता है कि कौन हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा है, कितने पीसी हमारे नेटवर्क में अप हैं, या कोई ऐसा मतलब इंट्रूडर तो नहीं हमारे नेटवर्क के अंदर जो अवैध तरीके से इंटर कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ आईपी मॉनिटरिंग और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल यूज करके दिखाऊंगा, जो कि टोटली फ्री होगा, कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ का पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा एक और एडवांस टॉपिक हो जाएगा पेनेट्रेशन, क्योंकि मैं लाइनेक्स पढ़ा रहा हूँ तो गाइज कैसे ये टॉपिक छोड़ सकता हूँ। पेनेट्रेशन मतलब कैसे आप किसी भी मशीन को पेनेट्रेट कर सकते हो। पेनेट्रेट मतलब होता है इसके अंदर की वल्नरेबिलिटी को पता करना, और उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू फिर इसके वीक पॉइंट जो भी होते हैं, वीक पॉइंट्स उसको फिक्स करना। ये सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हो ये सब यहाँ पे आपको पता चलेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे नेटवर्क को स्कैन करना होता है, किसी कंप्यूटर को कैसे, ये एक सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का पार्ट है जो कि यहाँ पे आपको समझने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल दीज ऑल थिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यहाँ पे हाउ टू अनोनिमस ब्राउजिंग इन डेबियन लिनक्स, ये आप जानते हो क्या होता है। यहाँ पे किसी भी टारगेट या किसी भी वेबसाइट को एनोनिमस वे से आप ब्राउजिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके किसी भी इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और सेशन के ड्यूरिंग में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर जो ट्रबल शूटिंग्स होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जो काम करने जा रहा हूँ वो लाइव आप लोगों के साथ, कोई मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं बना के रखा हूँ, कोई यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं पीपीटी नहीं ओपन करके रखा हूं, या कोई भी यहाँ पे बुक वगैरह मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जैक्टली एक नेचुरल वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं जिसमें लाइव हम लोग काम करेंगे, और जो भी काम करते समय डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कोई सर्विस से रिलेटेड, कोई कमांड से रिलेटेड, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मैं मैनेज करना बताऊंगा, उसको फिक्स करना बताऊंगा। और डेफिनेटली इतना करने के बाद कौन कहेगा कि आपको डेबियन ऑपरेट करने नहीं आता, आप लाइनेक्स नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे करेंगे हाउ टू डाउनलोड डेबियन। तो सबसे पहले आपको लिखना है debian.org, आपको यहाँ पे लिखना है debian.org, एंटर करना है। और यहाँ पे आपको डेबियन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहीं पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो 346 MB या 300 MB कुछ का ये सॉफ्टवेयर होगा, जैसे 336 MB का है, ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको पॉज करके कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और आपको डाउनलोड करना है जिसको बोला जाता है वर्चुअल बॉक्स, एंटर करोगे और इसको आप यहाँ से जाकर सबसे पहला जो लिंक यहाँ पर भी आएगा उसको डाउनलोड कर लोगे। जैसे
ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड है। अब यहाँ पे विंडोज़ होस्ट, विंडोज़ चला रहे हो तो विंडोज़ पे इसको डाउनलोड कर लो, या लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लो। इसको डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, जहाँ से आप नई मशीन मैनेज कर सकते हो, पुरानी मशीन की सेटिंग्स कर सकते हो, यानी कि एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उस पे कंप्लीट वर्क कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझने और सीखने को मिलने वाली हैं। ओके, तो देखो ये चीज़ इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे कहीं इधर दिख रही होगी, तो इसको आपको टर्न ऑन कर लेना है इस तरीके से, और फिर इसी पे काम करना है। तो डेबियन ऑलरेडी हमारे पे इंस्टॉल है, सॉरी डाउनलोड है, तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कंसोल मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है डेबियन। क्या लिखना है? डेबियन लिनक्स। ओके, अब ये 10 वर्जन में डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया 10। ये आइडेंटिटी के लिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल क्या है। अब यहाँ पे देखो अपने में आप, इसने लाइनेक्स लिया और डेबियन 64 बिट सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहा है रैम कितना देना चाहते हो यार? 346 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 1 GB रैम एनफ है। मतलब इतना लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। 1 GB एनफ है। अगर मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे रैम अपग्रेड करनी होती है। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, या कोई बनी बनाई हार्ड डिस्क है तो हम क्रिएट नई हार्ड डिस्क कर लेंगे और ओके करेंगे। कह रहा है VDI VHD क्या क्रिएट करना है, तो मैं VHD क्रिएट करूंगा। सबसे बेस्ट होता है, आप इसको VMware के साथ भी ऐड कर सकते हैं, VMware के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देना। कह रहा है डायनेमिक एलोकेशन साइज चाहिए हार्ड डिस्क का या फिक्स चाहिए, तो फिक्स मैं ले लेता हूँ। फिक्स मतलब कि आप अपने हार्ड डिस्क को कितना देना चाहते हो, 20 GB, 5 GB, 10 GB। तो 500 MB से कम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिक्स साइज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे 8 GB जो दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 20 GB। 20 GB ओके, और क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्रिएटिंग, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर डेबियन की VHD बन गई है, और ये लगभग में 4 मिनट के आसपास या 5 मिनट के आसपास लगा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको ISO फाइल ऐड कर लेना है। उसके लिए स्टोरेज में आ जाओगे आप, और ये देखो आपका यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, और डेबियन का यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आपको चूज अ डिस्क फाइल, आप यहाँ से क्रिएट करो। और जो डिस्क फाइल है वो मैंने सेव किया हुआ है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने डेबियन ISO के अंदर मैंने रखा हुआ है, बट यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है। तो आपको यहाँ से ISO फाइल डिस्प्ले करा लेना है। बट गाइस वेट, अगर आप यहाँ से जाके ISO फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एम्प्टी में आ जाओ और ISO फाइल को यहाँ से ऐड कर लो। ओके, चूज अ डिस्क फाइल फिर से आप यहाँ पे कर लो, और आपकी जो ISO फाइल है फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगी। तो मैं आ जाता हूँ डेबियन पे। अब देखो ये चीज़ यहाँ से ऐड हो जाएगी, और ऑटोमेटिक वो इसके अंदर इंटीग्रेट कर लेगा, इस VHD के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। सो गाइस जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ से ये ड्राइव के बारे में पूछेगा, तो आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, जो भी आपको ड्राइव चाहिए। तो मेरा ड्राइव यहाँ पे डेबियन का ये है, इसको सेलेक्ट करके मैं स्टार्ट कर दूंगा। और स्टार्ट करने के बाद आपको ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट का ऑप्शन लाएगा, और इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो मैं ये बैकग्राउंड से चीज़ें ऑफ कर देता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर। अब आपके सामने एक इन्वायरमेंट है जो कि ग्राफिकल इंस्टॉल, इंस्टॉल एडवांस ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। हमें सबसे पहला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है, ग्राफिकल इंस्टॉल, और एंटर की प्रेस कर देना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन हमारे सामने आता है उसको फॉलो करते हुए हमें इंस्टॉल करना है इस मशीन को। कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो चैनल, या जो कुछ भी है टेलीग्राम का चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मैं आप लोगों का जो भी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकता हूँ, या उससे रिलेटेड जो आपका क्वेरी होती है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके अंदर अपलोड करता हूँ, उसकी क्वेरी का सोल्यूशन दे देता हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ फॉलो कर लेना। कंटिन्यू कर देंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपना रीजन कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी जो इंग्लिश कीबोर्ड या जो कुछ भी लैंग्वेज उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ फॉलो करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये क्या कह रहा है कि रिट्रीविंग पार्ट मैन, ये सब कुछ ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है।
अब यहाँ पे नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा है और अटैच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे एक-एक चीज़ें जो भी इसको रिक्वायर्ड होती हैं वर्चुअल मशीन पे ऑन होने के लिए, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा है और यहाँ से होस्ट नेम पूछ रहा है। तो होस्ट नेम आपने क्या करना है यहाँ पे, जो भी आप होस्ट नेम सेलेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो फिलहाल मैं डेबियन ही रहने देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। पूछ रहा है डोमेन नेम, डोमेन नेम आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लिया डोमेन नेम आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो डोमेन नेम के लिए यहाँ पे कोई भी एक जैसे आपके नेटवर्क में अगर डॉट कॉम कोई चल रहा है या ऐसे कुछ भी है, या आप अपने एज अ नेटवर्क को डोमेन पे रखना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करो। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क में डोमेन नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, आसानी से ये आगे के प्रोसेस पे आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा रूट यूज़र का, तो आपको यहाँ पे जो भी रूट यूज़र का पासवर्ड है उसको दे देना है। जैसे कि जो रूट यूज़र मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, और यहाँ से आपको कर लेना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद फुल यूज़र नेम एक पूछेगा नया यूज़र बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक यूज़र जो कि है लोकल, ऐसे करके मैंने बना दिया और मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यूज़र अकाउंट नेम पूछ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है ओके कर देंगे और इसका भी एक पासवर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और जो कि लॉगिन होते समय इस यूज़र और पासवर्ड को भी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो पासवर्ड सेटअप होने के बाद टाइम जोन पूछेगा। अब यहाँ पे स्टर्न या जो कुछ भी दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने दो, नेक्स्ट कर दो, और फिर यहाँ पे क्लॉक वगैरह कन्फिगर होगा और फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा ये। काफ़ी आसान है इंस्टॉल करना, बस कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है पार्टीशन कैसा आपने सेलेक्ट करना है। तो पार्टीशन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास है गाइडेड, जो कि इंटायर डिस्क यूज़ करेगा। एक है गाइडेड यूज इंटायर डिस्क एंड सेट अप एलवीएम, ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट के बारे में बात करा, जो एलवीएम क्रिएट होता है। आपको मैंने इससे पहले अबंतु के सीरीज में पूरा का पूरा बता दिया है। प्लीज़ एक बार अबंतु पे भी अगर काम करना चाहते हो, रेड हैट लिनक्स पे काम करना चाहते हो तो उसको एक बार फॉलो कर लेना। या आप चाहते हो मैनुअल पार्टीशन वगैरह क्रिएट करके इंस्टॉल करना तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप इंटायर डिस्क सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 21.6 GB, आपने 20 GB के आसपास स्पेस दिया था, वो स्टेप फॉलो करेगा, मतलब उस डिस्क को सेलेक्ट करेगा और नेक्स्ट करना है यहाँ पे आपको बस। फिर कह रहा है ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, जो भी आपका अ, जो फाइल सिस्टम है एक पार्टीशन में इंस्टॉल हो या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ऑल फाइल इन वन पार्टीशन मुझे कर लेना है। और यहाँ से हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे कुछ पार्टीशन डिटेल ये बना के ऑटोमेटिक आपको दे देगा और उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने फॉलो किया, इस चीज़ को आपने सिंपल क्या करना है, फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, सिंपल जो ऑप्शन है वही ओके कर देना है। और नेक्स्ट आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि पार्टीशन डिस्क में जो भी आपने चेंजेस किया उसको राइट करना है। सो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा यस, क्योंकि हम इसको अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और ये पार्टीशन वगैरह अपना क्रिएट करेगा, फॉर्मेट करेगा और हमें एक इंस्टॉलेशन के लिए पूरा प्रोसेस उठा के दे देगा। इंस्टॉल द बेस सिस्टम, तो ये बेस सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और हमें यहाँ पे अब वेट करना है थोड़ा सा। फिर आपसे ये पैकेज मैनेजर के बारे में पूछेगा, जो भी आएगा आपको नेक्स्ट कर देना है। डेबियन ओआरजी से ये पैकेज वगैरह रिसीव करे, नेक्स्ट कर देना है। प्रॉक्सी सर्वर वगैरह बता रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये उठाएगा, तो जो कुछ भी है इसको हमें एज इट इज़ रहने देना है। और ये एपीटी कन्फिग्रेशन कर, एपीटी मतलब यहीं से आप पूरा का पूरा पैकेज मैनेज करोगे एपीटी कमांड से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करा दे रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर हम लोग अपने डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ याद रखना, जो लोग भी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 346 MB का ये जो इमेज था, ये सारे पैकेजेस को नहीं रखता है इसको, अगर आप इंस्टॉल करते हो तो। अगर कंप्लीट पैकेज वगैरह का इमेज चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरा इमेज डाउनलोड करना पड़ता है, बट सफिशियंट ये है कि हम अगर इस इमेज को फॉलो करते हैं तो हम नए अपडेट को भी साथ में इंस्टॉल कर पाएंगे इंटरनेट की हेल्प से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 300-400 MB का न्यू अपडेट होता है, उसको फॉलो कर लेना है। अब ये कह रहा है कि पार्टिसिपेट इन द पैकेज यूजिंग सर्वे, तो हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं, नो कर देना है।
क्योंकि अभी पार्टिसिपेट और ये सारी चीज़ें नहीं, जो भी चीज़ें यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है इसको हमें कर लेने देना है। अब यहाँ से पूछेगा क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमें इंस्टॉल करना है वो देखो डेबियन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। जीनोम ले लेंगे तो पूरा ग्राफिकल इन्वायरमेंट और मल्टीपल्स ऑफ पैकेजेस मिल जाएगा। वेब सर्वर वगैरह बनाना है तो कर लो, एसएसएस सर्वर बनाना है तो कर लो। अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दो इसको, बाद में भी आप जो भी चाहें उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको इंटरनेट कनेक्ट जरूर कर लेना है। और यहाँ पे देखो ये 1366 फाइल, मतलब 1366 फाइल, 1366 फाइल को ये इंस्टॉल करेगा और उसके बाद आपकी मशीन अप हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। कंटिन्यू करके आप आगे आ जाओगे, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट ऑटोमेटिकली या नो ऑटोमेटिक अपडेट। तो नो ऑटोमेटिक अपडेट जो भी है वही रहने दो और आपका सेलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो ये आ जाएगा। प्लीज़ सर्वे वगैरह के लिए ये पूछ रहा है, कंटिन्यू कर देना है, नहीं करना है सर्वे। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस वेट करना है। रिबूट हो रहा है मशीन, रिबूट हो जाने के बाद आपको लॉगिन करना है और फिर अपना काम करना है। तो इस तरीके से कुछ आएगा, एंटर की प्रेस कर दो आप। तो देखिए टर्न ऑन हो रहा है और फिर हम यहाँ पे डेबियन के इन्वायरमेंट को यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज इंस्टॉल होने के बाद हमारी मशीन लाइव हो चुकी है। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, रूट से लॉगिन कर लो या लोकल यूज़र से लॉगिन कर लो, आप दोनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अभी लोकल यूज़र से यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, क्योंकि अगर आप रूट से लॉगिन करेंगे तो मे बी आपका डिसेबल दिखाए। यहाँ पे जैसे ही आप पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो पासवर्ड नहीं लॉगिन होगा, मतलब सब कुछ सही देंगे तो भी वो लॉगिन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है, सिंपल अनदर यूज़र पे आ जाना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है। और लोकल पे क्लिक करके आपको अपना लोकल यूज़र का पासवर्ड देना, एंटर कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपने रूट यूज़र को इनेबल कर पाओगे। तो यहाँ से भी आपका लॉगिन हो जाएगा अगर एरर आ रही है। तो सबसे पहले ये ट्रबल शूटिंग फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए जो मैं नेसेसरी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे मेरा मशीन लाइव ऑन हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे जब आप कुछ काम करोगे ना, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करोगे लोकल यूजर से लॉगिन करके, तो बहुत सारी कमांड फेल हो जाएगा। आप सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करोगे तो वो बहुत सारे फेल हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ पे आपको एक्टिविटीज में आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, यहाँ से इंस्टॉल कर लो, आप टर्मिनल ओपन करके अपना वो काम कर लो, तो ये सब लेकिन फेल हो जाया करेगा, यहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपना कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन कर लेना है, या तो यहाँ पे सर्च कर लोगे टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है एस यू स्पेस रूट लिख के एंटर करोगे और आपको पासवर्ड देना है, जो भी आपका पासवर्ड है रूट का। अब देखो मैं लॉगिन हो गया रूट यूजर से, लेकिन वहां से लॉगिन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विम स्पेस स्लैश, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ये देखो विम स्पेस एटीसी GD3 और डेमन कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आप सॉरी, ये वाली पर्टिकुलर कमांड नोट कर लो, विम स्पेस एटीसी के अंदर पैम डॉट डी के अंदर GDM हाइफन पासवर्ड, और इसको जैसे एंटर करोगे तो आई प्रेस कर लेना। और यहाँ पे आपको क्या ये दिखा रहा है, एक हैश साइन दिखा रहा है। ये हैश साइन आपके कंप्यूटर पे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे हैश साइन लगा लेना। याद रखना इस लाइन पर आपको वो अप्लाई करना है। इसको करने के बाद स्केप की प्रेस करोगे और कॉलन लगाओगे, सॉरी, मैं यहाँ से अभी ये चीज बैक करता हूँ। ये स्केप की प्रेस करना है, कॉलन लगाना है, WQ राइट एंड क्वाइट, और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आप बाहर आ जाओगे, उसके बाद आप अपनी मशीन को रिबूट करोगे। अच्छा मैं यहाँ पे रिबूट लिख के एंटर करता हूँ, कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी मैं जो लॉगिन हूँ वो मैं लोकल यूजर से लॉगिन हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, रूट यूजर की प्रिविलेज मुझे मिल चुकी, तो हम यहाँ से आ जाएंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे अपनी मशीन को, और रीस्टार्ट करने के बाद रूट यूजर से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद मैं कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप अपने लिनक्स
मशीन को यानी डेबियन मशीन को ग्राफिकली कितना यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली कमांड पर यानी शेल पर। कमांड को इसमें शेल बोला जाता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और उस पर काम करेंगे। देखिए ये टर्मिनल है, मतलब ये सॉरी कर्नल होता है जो अभी आपके सामने वो सारी फाइल, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और सारी चीज़ें देखी हैं, वो टर्मिनल सॉरी कर्नल की फाइल्स होती हैं। और यहाँ पे आप कर्नल देख सकते हो और कर्नल को अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज भी कर सकते हो। अब आपको आ जाना है नॉट लिस्टेड पर। अब आपको अपना रूट यूजर एंटर करना है और उसका पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। अब देखो आसानी से आप लॉगिन कर जाओगे। तो पहली ट्रबल शूटिंग यहाँ पे हमारी फिक्स हो जाती है, जो कि सिंपल एक दो कमांड के स्टेप में हो गई। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले ग्राफिकल इन्वायरमेंट में पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ। तो मैं जूम कर लेता हूँ, एक्टिविटीज में आ जाता हूँ। एक्टिविटीज में आने के बाद आपका कुछ इस तरीके से कंसोल मिलेगा। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड पैकेज में आके जो सॉफ्टवेयर चाहे यहाँ से ग्राफिकली इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं, बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ से इंस्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि अ, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियो वीडियो में, और ऑडियो वीडियो में आने के बाद कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टेस्ट करा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से अभी अपडेट हो रहा है पैकेज। अब यहाँ से मान लिया प्ले इन स्लोली, प्ले इट स्लोली, अब इसको मैंने ओके किया और यहाँ पे इंस्टॉल, और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको देख लेंगे, इंस्टॉल कर देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे फेल होता है या इंस्टॉल होता है। तो डेफिनेटली अगर रूट यूजर से आप लॉग इन है तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। अगर एक बार एरर भी आ जाती है तो आप रीट्राई कर लेना, डेफिनेटली इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो ये लॉन्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे ही तमाम तरीके के यहाँ पे वीएलसी और ये सारे पैकेजेस जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये तो रहा पैकेज मैनेज के बारे में। दूसरा, अगर एक्टिविटीज़ पे आते हो तो फायरफॉक्स डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको मिल जाता है, इवोल्यूशन के लिए मिल जाता है, और बहुत सारे फाइल लिब्रे ऑफिस वगैरह इंस्टॉल मिल जाता है, टर्मिनल मिल जाता है। शो ऑल एप्लीकेशन पे आने के बाद आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन, जैसे मुझे टर्मिनल ओपन करना है तो मैं टर्मिनल यहाँ पे लिखूंगा और ये टर्मिनल आ जाएगा। इसको ओपन करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, उनका यूज़ देख सकते हो, और ये चीज़ ऑन हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ से इंटरनेट की सेटिंग है। आप देखो वायर्ड कनेक्शन ऑन है, मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। बाकी आगे मैं बताऊंगा आईपी कैसे देते हैं, गेटवे कैसे देते हैं, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें। बैटरी सिग्नल है, और यहीं से देखो आपका जो भी सेटिंग यहाँ पे आ जाता है, कहीं भी क्लिक करोगे वही चीज आ रहा है, इस पे इस पे इस पे, ठीक है। तो यहाँ से शट डाउन बटन है, लॉक कर सकते हो, और यहाँ से कंट्रोल पैनल में आ सकते हो। प्रेजेंट टाइम में रूट यूजर है, लॉग आउट कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग में आप नया यूजर अकाउंट बना सकते हो। तो अभी यूजर अकाउंट का भी पैनल मुझे आपको पूरा समझाना है। फिर यहाँ से कंट्रोल पैनल में आ जाओ, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है ग्राफिकली ये चीज समझना। अब मान लिया मुझे अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड थीम सेट करना है, तो या ब्लूटूथ यहाँ से चेक करना है, तो ब्लूटूथ यहाँ से ऑफ है, मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। बैकग्राउंड सेटिंग में जो भी डिजायर्ड वॉलपेपर आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ, और जो भी वॉलपेपर अच्छा मेरे को लगता है, जैसे जो कुछ भी यहाँ पे देखो बहुत सारे वॉलपेपर इनबिल्ट दिया हुआ है, अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं। बाय डिफॉल्ट ये वाला इनेबल है, यहाँ से मैंने जो भी अप्लाई करना है मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है दैट दैट इज गुड, वो एनफ है, और उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने क्लोज करना। नोटिफिकेशन में किस किस चीज़ का आप नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हो और आपको यहाँ पे मिलेगा। ये डेट और टाइम कैलेंडर की डिटेल आपको दिखा देगा। नोटिफिकेशन एरिया में आपके सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे, जिससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आप ऑन कर दोगे। सर्च बॉक्स है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट सर्च करने के लिए डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन इनेबल है, और ये सारी चीज़ें। रीजन और लैंग्वेज सेट करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश यूएस है, फॉर्मेट लैंग्वेज वॉट जो भी यहाँ से कर सकते हो। अदर लैंग्वेज आपको इनपुट में देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह है, जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्राइवेसी सिक्योरिटी पॉलिसी है, आप यहाँ से लोकेशन वगैरह ऑन ऑफ जो भी चीज़ें कर सकते हैं। साउंड सेटिंग है, पावर ऑन ऑफ सेटिंग है, इंटरनेट आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग है, यहाँ से भी इनेबल डिसेबल है। ऐसे अगर कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती है, सर्च पे आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, अब देखो यहाँ पे माउस एंड टच पैड की सेटिंग हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ग्राफिकल इन्वायरमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे और ग्राफिकली काम कर पाओगे। तो ये तो रहा हमारा डेबियन पर ग्राफिकल इन्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि हम यहाँ एक्टिविटी पे आ जाएंगे और टर्मिनल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप पे ये टर्मिनल स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे लिखोगे टर्मिनल, जो भी चीज़ें आपको सर्च करना लिखोगे टर्मिनल, और इस पे सॉरी
नाल हो गया, इसको मैं टर्मिनल लिखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टू फेवरेट यहाँ पे आएगा, मेरा रिमूव आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ ऐड कर दिया है। तो मैं ऐड टू फेवरेट करके ओके कर दूंगा और फिर टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लूंगा। अब ये टर्मिनल थोड़ा सा ओल्डर टाइप दिख रहा है ना, मतलब वाइट, और ये थोड़ा सा इसको एनहेंस करते हैं, क्योंकि टर्मिनल जितना अच्छा लुक होगा उतना बढ़िया आपका उस पर मन लगेगा काम करने का, और ये सारी चीजें होती है। अब इसमें देखो कलर सेक्शन में आ जाना है, यूज कलर हटा दोगे और देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। अब मान लिया मैं यहाँ पे चाहता हूँ ग्रीन ऑन ब्लैक ऐसे करके, और ये देखो अब कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो इस तरीके से आप डेबियन की सेटिंग सारी कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कलर कुछ और चाहिए तो उसको भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो, वाइट ऑन ब्लैक, ग्रे ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन वाइट, ये ऐसे कर सकते हो जो कि डिफॉल्ट था ये वाला। ओके, और उसके अलावा भी अभी देखो बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हो। तो जो भी डिजायर्ड आपको अच्छा लुक जिससे भी आता हो उसके थ्रू आप यहाँ पे कन्फिगर कर लोगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीन ऑन ब्लैक, जो कि अच्छा रहेगा, या तो ग्रे ऑन ब्लैक ऐसे कर लेता हूँ, और ये चीज़ यहाँ पे बेस्ट रहेगी। नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ग्रीन ऑन ब्लैक या यूज डिफॉल्ट वाला ही हम रहने देते हैं, ऐसे दिखाएगा। तो जो भी आपको सेट करना है कर लो। तो मैं ग्रीन ऑन ब्लैक करके ओके कर देता हूँ। अब हमारा ये काम हो जाता है, क्लोज कर देना है। अब ये चीज़ आ गई, टर्मिनल आपने ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, चलते हैं थोड़ा सा नोट की तरफ, और यहाँ पे हम शेल को यूज करना बताते हैं, हाउ टू इंस्टॉल सेल। ओके, तो सेल क्या, सॉरी, हाउ टू मैनेज सेल और कमांड लाइन और ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने मशीन पर आ जाना है और ये शेल ओपन कर लेना, मतलब टर्मिनल को। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अब अपनी डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ एक, जैसे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये फाइल्स, इसको ओपन कर लेना है। और प्रेजेंट टाइम में मैं रूट से लॉगिन हूँ, तो रूट का डेस्कटॉप मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और डेस्कटॉप ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, या जो कुछ भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो mkdir स्पेस, मैं यहाँ पे dir लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी हमें क्रिएट होकर मिल जाती है। ये अभी कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये मतलब टिल्ड साइन के अंदर, मतलब रूट यूजर के होम डायरेक्टरी पे हुआ। ls से उस डायरेक्टरी को चेक कर सकते हो कि dir आपने बनाया। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप पर जाना है तो सबसे पहले cd चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे DESKTOP डेस्कटॉप लिखोगे, एंटर करोगे, एरर आ जाएगी, क्योंकि डेस्कटॉप में डी जो होता है वो कैपिटल होता है। तो हमें केस सेंसिटिव है यहाँ पे, सबसे पहले ये समझ लेना था। तो इसको याद रखना, CD स्पेस डेस्कटॉप लिख के एंटर करोगे, आ जाएगा, है ना। मैं CD डॉट मतलब CD लिख के एंटर मार दूंगा, बिल्कुल प्रीवियस पे आ जाऊंगा। CD स्पेस DE लिख के एस लिखा और टैब दबा दिया, तो पूरा वो कमांड अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। ओके कर दिया। CD स्पेस, अब देखो डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक नया डायरेक्टरी बनाना है mkdir, और मैंने बना दिया dir, एंटर कर दिया। अब देखो डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी आपके सामने ये बन गई। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, CD स्पेस dir के अंदर आ जाओ। अब dir के अंदर आ गए, लेकिन दोबारा से आपको डेस्कटॉप पर जाना है, तो CD स्पेस डॉट डॉट लिख के एंटर करोगे तो एक स्टेप बैक आओगे आप, तो ये हो जाएगा। कोई भी डायरेक्टरी डिलीट करनी है, RMDIR स्पेस dir और एंटर कर दोगे, वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे फाइल कैसे क्रिएट होती है, टच स्पेस FILE फाइल और एंटर लिख देंगे, तो एक फाइल यहाँ पे ब्लैंक क्रिएट हो गई। अब ये ब्लैंक फाइल के अंदर कुछ भी डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाय, ओके, हाउ आर यू, ऐसे करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसको सेव करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सेव बटन पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, या कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब ये चीज हो गई। लेकिन गाइज वेट, यहाँ पे आपको ये करना है कि टच फाइल से आप ब्लैंक फाइल क्रिएट कर पा रहे हो क्या? कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप फाइल के अंदर यहीं टर्मिनल पे कुछ लिख भी पाओ? तो इसके लिए आपको कैट लिखना पड़ेगा। कैट के थ्रू फाइल क्रिएट करते हो, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखते हो फाइल, और एंटर करते हो। अब देखो एक फाइल नाम की और डायरेक्टरी बन गई है। फाइल जो पहले से थे उस पहले से उसकी यहाँ पे मतलब ऑलरेडी उस नाम से है, तो मैं फाइल 1 क्रिएट करता हूँ। देखो फाइल 1 यहाँ पे बन गई। अब उसके अंदर मैं लिखता हूँ, हाउ आर यू लाइक एंड शेयर।
उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एंटर करना है और कंट्रोल जेड से सेव कर देना है। अब इसको जब ओपन करोगे तो इसके अंदर देखो वो चीज़ आपको लिखी मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फाइल क्रिएट कर पाते हो। लेकिन आपको फाइल डिलीट करना है तो rmdir स्पेस फाइल लिख के एंटर करोगे, एरर आ जाएगी, क्योंकि rmdir डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए होता है। rm स्पेस फाइल लिख के एंटर करोगे तो फाइल डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव डायरेक्टरी से फाइल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी दोनों डिलीट करना है तो आपको एक और कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जैसे rm स्पेस हाइफन rf। ये रिकर्सिव फोर्सफुली आप यहाँ से डिलीट कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको लिख देना dir, या जो कुछ भी डिलीट करना है, स्टार लगा दोगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा ऐसे कर देने से। तो मैं यहाँ पे dir डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट हो गया। सेम कमांड से फाइल डिलीट करता हूँ, जो फाइल 1 है तो वो भी डिलीट हो जाएगी, मतलब फाइल 1 एंटर, देखो दोनों डिलीट हो जाएगी। तो ये फोर्सफुली हो जाता है। कमांड्स को आप नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, और जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वीडियो को पॉज करके हेल्प करेगा आपको ट्रबल शूट करने में। तो अब हम यहाँ पे एक फाइल डायरेक्टरी बना लेते हैं और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फाइल करके मैंने बना दिया, दो चीजें हमारी बन गई। अब मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल टच स्पेस फाइल 2, और मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ 3, और डायरेक्टरी भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ dir1। मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ लाइक dir2। ओके, इंटर। अब इतनी सारी फाइल और डायरेक्टरी बन गई। ओके, अब ये जो फाइल और डायरेक्टरी यहाँ पे बनी हुई है, जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा दिखेगा। अब ये जो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनको मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करेंगे? अब मैं चाहता हूँ किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी और मूव करना, तो सीपी स्पेस लिखकर आप जिस फाइल को मूव करना चाहते हैं, जिस डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि जो फाइल 2 है वो मूव हो जाए dir के अंदर, एंटर कर दिया। तो एक बार dir ओपन करो, देखो फाइल 2 यहाँ पे आ जाता है। ऐसे आप आ जाओगे। अब थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ डेस्कटॉप पर, यहीं से। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गए। अब मुझे क्या करना है, फाइल 3 को मूव करके dir के अंदर डालना है, तो mv स्पेस फाइल 3 स्पेस dir एंटर। तो ये फाइल परमानेंटली मूव होके इसके अंदर आ गई। अब ls स्पेस स्लैश dir लिख के एंटर करो, सॉरी ls स्पेस dir लिख के एंटर करो, तो dir के अंदर क्या क्या है आपको दिखा देगा, और करंट डेस्कटॉप पर क्या क्या है ls एंटर करोगे तो बता देगा कि एक डायरेक्टरी ये सारी चीजें हैं। अगर इन्हीं को आपको परमिशन के साथ चेक करना है तो ls स्पेस हाइफन एल एंटर करोगे, आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि क्या परमिशन और ये सारी चीजें। जो डायरेक्टरी है उसके पहले डी लिख कर आएगा, जो फाइल्स है उसके पहले हाइफन लिख कर आएगा। तो ये पहचानने का एक तरीका होता है। तो इजिली आप इस तरीके से पहचान जाओगे। अब नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ चलते हैं। मैंने जो कॉपी किया वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए cp स्पेस हाइफन rvf लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे फाइल 2 को आप कॉपी कर रहे हो dir2 के अंदर एंटर। तो ये देखो बता दिया फाइल 2 जो है इस लोकेशन पर कॉपी हो गई। cp अगर rvf नहीं लिखते हो तो भी कॉपी होगा, बट वो कोई स्टेटस नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर लिया, मुझे रीनेम करना है, तो rename यहाँ पे देखो रीनेम हाइफन ये सब करके आ रहा है। तो रीनेम से कुछ नहीं होगा, आपको mv लिखना पड़ेगा, और मैं dir को चाहता हूँ रीनेम करना dir4 में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, mv मतलब मूव, इसी से मूव भी होता है, इसी से रीनेम भी होता है। अब मैंने dir4 की यहाँ कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो ये रीनेम करके उसको dir4 कर देगा। देखो dir4 हो गया, dir1 हट गया। ओके, लेकिन अगर mv स्पेस dir4 है और उसको dir1 के अंदर मूव करना है, तो डेफिनेटली ये देखो मूव होके dir1 के अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे अब कमांड का पाथ मुझे याद करना पड़ेगा। pwd से पाथ पता चलता है मैं रूट के डेस्कटॉप पर प्रेजेंट टाइम में हूँ। मैं क्लियर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, dir के अंदर जो ये dir4 है इसको वापस लाना है डेस्कटॉप पर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mv स्पेस स्लैश रूट का पाथ मुझे याद करना पड़ेगा। रूट के डेस्कटॉप पर किस नाम से डायरेक्टरी है, dir1 करके है। इसके अंदर क्या है, dir4 करके है। इसको मुझे कहाँ पे रखना है, इसको मुझे रखना है स्लैश रूट के डेस्कटॉप पर। इतनी बड़ी कमांड फिर हो जाएगी, और एंटर कर दोगे, देखो ये चीज बाहर आ जाएगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए पाथ कहाँ पे क्या है। ये जब आप थोड़ा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो आपने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, मूव कर लिया, रीनेम कर लिया, ये सारी चीजें, और कितने किस लोकेशन पे कितनी डायरेक्टरी फाइल है ये सब चीजें चेक कर लिया।
तो जब इतना सारा हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि डेबियन में शेल कमांड कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हाउ टू मैनेज परमिशन, परमिशन पे आ जाते हैं। गाइस परमिशन समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पर हूँ, ls स्पेस हाइफन एल और इंटर कर दिया, हमारे सामने इस तरीके से एक डेटा आता है। मैं देखता हूँ क्या ये चीज़ें यहाँ से कैसे होंगी। तो इस डेटा को मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसी की कॉन्फ़िगरेशन पे आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी करता हूँ, इसको नोट्स पे अपने पेस्ट करता हूँ जो कि यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे होम पे ऐसे आ गया और यहाँ पे पेस्ट किया, ये आ गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये परमिशन हमें समझना होता है। तो परमिशन समझने के लिए सिंपल हम आ जाएंगे इस डायरेक्टरी पर, और सबसे पहले जो ये डायरेक्टरी आपने बनाया था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, dir1, ये नेम है। ये कब क्रिएट हुआ, ये डेट है ना। और ये सारी चीज़ें हैं, साइज के बारे में है। और ये इसका ओनर कौन है, ये रूट यूज़र इसका ओनर है। और ये जो है ग्रुप ओनर बताता है, जो सेकंड चीज़ होती है ग्रुप ओनर होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये ग्रुप है। तो ये जो परमिशन है, डी मतलब डायरेक्टरी बता रहा है क्योंकि ये डायरेक्टरी है, और जो फाइल है यहाँ पे हाइफन दिखाता है। ये चीज़ें आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। उसके बाद जो परमिशन होती है चेक करने के लिए मैंने कमांड बताया, ls स्पेस हाइफन एल लिख के आप पर्टिकुलर लोकेशन पे जितनी भी डायरेक्टरी फाइल्स हैं उनका परमिशन चेक कर पाओगे। अब एक परमिशन यहाँ पे दिखा रहा है, मैं एक पहली लाइन वाले को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने लिखा DRWX, ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है R-X, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है R-X। तो ये चीजें, अब देखो यहाँ पे हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे, इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो ये डी अलग कर दिया मैंने। डी अलग करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं थोड़ा सा पॉइंटर को छोटा कर लूँ। डी अलग कर लिया, उसके बाद RWX को अलग कर दिया, फिर R-X को अलग कर दिया। और ये, अब देखो ये जो है ये आपका फाइल और डायरेक्टरी को शो कराता है। जैसे ये फाइल है या डायरेक्टरी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताता है। लेकिन अगर मैं RWX, पहला ये यूजर के लिए परमिशन होती है, ये ग्रुप के लिए परमिशन होती है, और ये अदर्स के लिए परमिशन होती है। यानी लाइनेक्स के अंदर तीन परमिशन होती है, UGO। ओके। अब यूजर के लिए तीन परमिशन हो सकती है RWX की, ग्रुप के लिए तीन परमिशन हो सकती है RWX की, और यहाँ पे अदर्स के लिए तीन परमिशन हो सकती है RWX की। अब R मतलब होता है क्या, और बाकियों का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आपने समझना है कि जो परमिशन होती है आर, आर, ये मैं पेन ये वाली ले लेता हूँ। यहाँ पे आर, आर मतलब होता है रीड, ओके, ये सभी लोग जानते हो। डब्ल्यू मतलब होता है राइट, ये भी सभी लोग जानते हो। और एक्स मतलब होता है एग्जीक्यूट, ये आप लोगों को शायद नहीं पता रहा होगा। तो रीड मतलब होता है कि कोई भी फाइल जो है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। राइट मतलब होता है उसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हो, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए होता है। तो यूजीओ तीन परमिशन होती है, ये ओनिंग यूजर होता है, ओनर होता है, और ये ओनिंग ग्रुप होता है, जो कि ओनर ग्रुप को, जो भी ग्रुप होता है, और ये अदर्स यूजर को परमिशन जो भी मिली होती है। तो यहाँ पे हमें जो परमिशन मिली है यूजर के लिए RWX मतलब फुल परमिशन मिली हुई है। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप को परमिशन मिली है रीड और राइट की, क्योंकि एक हाइफन है यहाँ पे, RW अगर होता तो राइट, सॉरी R-X की परमिशन मिली हुई है। तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता इसका ग्रुप। और यहाँ से जो यूजर है ये R-X है, और इसके अंदर देखो तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो अब क्या कर सकते हो आप, इनकी परमिशन को कैसे चेक करोगे, या डिफॉल्ट यही वाली परमिशन कैसे लग रही है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लेकर चलूंगा, बताऊंगा। R मतलब होता है 4, W मतलब होता है 2, और X मतलब होता है 1। अब आपने तीन परमिशन यहाँ पे देख लिया। R मतलब 4, 4 रीड राइट और एग्जीक्यूट, ऐसे हो गया। परमिशन चेंज करने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है chmod अपने टर्मिनल पर रूट यूजर से लॉगिन करके। अब मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा 4, ओके, तो ये यूजर के लिए परमिशन हो गया। फिर सेकंड मैंने ग्रुप के लिए क्या लिखा, 2 और 1, 4 to 1 मैंने लिखा, तो ये ग्रुप के लिए परमिशन हुआ है। अदर के लिए 1 मतलब एग्जीक्यूट की बस परमिशन है, ग्रुप के लिए 2 मतलब रीड की परमिशन है, और यहाँ पे एक्स मतलब
सॉरी आर, फोर मतलब आर, यूजर जो उसको रीड की परमिशन है, तो ये परमिशन यहाँ से करके जिस फाइल डायरेक्टरी पे लगाना चाहते हो, जैसे dir1 पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये उस चीज पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, इस तरीके की परमिशन हो जाएगी। डिफॉल्ट परमिशन जो सेट है उसको चेक करने के लिए आप अपने टर्मिनल पे लिखोगे यू मास्क, तो आपको कुछ 022 ऐसे कुछ करके टर्मिनल पे आउटपुट मिलता है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ UMASK एंटर, तो 0022 दिखा रहा है। अच्छा, ये 0022 क्या होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो डिफॉल्ट परमिशन 0022 आ रहा है यूमास्क से। तो अब देखो, जो कमांड आप एग्जीक्यूट या जो डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हो, लाइक मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया mkdir स्पेस, मैंने लिखा यहाँ पे dir1, ये डायरेक्टरी बन गई। इस पे जो परमिशन लगा ये rwx ऐसे ऐसे करके लगा। तो अब यहाँ पे देखो rwx जो परमिशन है यूजर के लिए है rwx, ग्रुप के लिए है r-x और अदर्स के लिए भी r-x, ये परमिशन है। तो ये देखो r मतलब 4 प्लस W मतलब 2 प्लस X मतलब 1, इसको कितनी परमिशन दी गई है, 7 की परमिशन दी गई है। यूजर R मतलब 4 प्लस X मतलब 1, यहाँ पे 5 की परमिशन दी गई है। और R मतलब 4 हाइफन X मतलब 1, तो प्लस 1, यहाँ पे भी 5 की परमिशन दी गई। यानी इसको जो परमिशन मिली हुई डिफॉल्ट वो 755 की है। अब ये जो 755 है ये डिफॉल्ट परमिशन, ये इस पे अप्लाई हो रही है। ये कैसे, सबसे पहले यूजर ग्रुप और अदर के लिए फुल परमिशन हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा यूजर ग्रुप अदर, और मैंने एक जीरो इधर एक्स्ट्रा कर दिया, और यूजर के लिए मैंने लिखा यहाँ पे 7 परमिशन फुल होती, इसका भी 7 होता है और इसका भी 7 होता है। और डिफॉल्ट 0022 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 0022। ओके, तो ये डिफॉल्ट परमिशन माइनस करके कैलकुलेट हो जाएगी। 7 से 2 गया 5 आया, 7 से 2 गया 5 आया। और यहाँ पे यूजर, सॉरी 7 से 0 गया तो आपका आ गया 7। अब देखो डिफॉल्ट परमिशन 755 की यही इसलिए लग रही है। अगर आप यू मास्क चेंज कर देते हो, जैसे आपने डॉलर हैश साइन पे आकर लिखा UMASK और आपने लिख दिया 0011, तो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन क्या होगी, तो यहाँ पे लिखो 0777 और यहाँ पे आप मेंशन करो 00, और आप यू मास्क क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपकी जो परमिशन आएगी अब माइनस कर लो क्या आएगी, 77667, यानी यूजर के लिए फुल परमिशन और ग्रुप के लिए क्या परमिशन आएगी, 4+2 की परमिशन आएगी। मतलब रीड और राइट की परमिशन आ जाएगी, एग्जीक्यूट की नहीं रहेगी। और यहाँ पे भी 4+2 यानी 6, यानी रीड और राइट की परमिशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें परमिशन को सेट करना होता है। तो चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं और परमिशन सेट करते हैं। तो परमिशन के लिए हमें chmod स्पेस आ जाना होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 777, और dir पे मैंने dir1 पे लिख के एंटर कर दिया। ls स्पेस -l लिख के एंटर किया, तो अब dir की परमिशन देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, RWX कंप्लीट, RWX कंप्लीट, RWX कंप्लीट, और पहले क्या था, R-X था, जो कि W भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो भी परमिशन आप सेट करना चाहते हो इस तरीके से करके आप अपने परमिशन को, मतलब अपने फाइल डायरेक्टरी फोल्डर पे जो भी परमिशन है आप अप्लाई कर सकते हो। यही सेम प्रोसेस आपका फाइल के लिए भी क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यू मास्क चेंज करना मैं आपको बता दूं, यू मास्क 0011, सॉरी यू मास्क स्पेस 0011 एंटर, देखो कुछ भी नहीं, ये आपका हो गया। एक mkdir स्पेस dir5 एंटर किया, ls स्पेस -l। अब देखो dir5 की परमिशन क्या दिखा रहा है, बिल्कुल बदल गई ना, RW की आ गई, क्योंकि 1111 पे जो आनी थी RW की आ गई। यही मैंने अभी यहाँ पे बताया था बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करके कि क्या मिलेगी, तो वही चीज मिली जो हमें यहाँ पे आपको दिखाना था। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। इसको डिफॉल्ट करने के लिए यू मास्क स्पेस 0022 एंटर कर दो, डिफॉल्ट परमिशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो वही रहने देना है, क्योंकि राइट की परमिशन नहीं देना होता है अदर्स के लिए, नहीं तो हमारा जो फाइल फोल्डर है कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब हमारा परमिशन आपने देख लिया, बहुत आसानी से मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कराया। उसके बाद हमारा आ जाता है परमिशन के बाद पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसको हम यूज करेंगे इस चीज को मैनेज करने के लिए। तो हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि डेबियन का है।
सो गाइज एप्लीकेशन मैनेज करना है अगर तो आपको आ जाना होगा अपने लिनक्स के मशीन पे, हाउ टू मैनेज एप्लीकेशन। तो मैं लिनक्स मशीन पर आ गया और मैं फिर यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये टर्मिनल ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लिनक्स मशीन पर पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन वगैरह होता है उसको मैनेज करते हो। ग्राफिकल इन्वायरमेंट में एक्टिविटीज़ पर आ जाना है और यहाँ से सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे जो भी डिजायर्ड सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। जैसे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड अगर मैं चाहता हूँ, जो कि डेवलपमेंट के लिए और ऐसे सारे टूल्स होते हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे टेक्स्ट वर्क करके टेक्स्ट वगैरह राइट करने के लिए होता होगा, तो इसको सेलेक्ट करना है। और इंटरनेट आपके सिस्टम पर चल रहा है तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे लगा दोगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद देखो ये इस तरीके से जो एरर बता रहा है, डोंट वरी, आप एक बार फिर इसको ट्राई करो। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो रेपोजिटरी सिस्टम हम लोगों को चेक करना होगा और फिर ये काम करता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बस वेट करना है। अभी बस ये होने वाला है। तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे बिना एरर के आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप लॉन्च कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। एक रहा ये तरीका। और दूसरा, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो apt-get स्पेस आप इंस्टॉल लिखेंगे और जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पे VLC लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो VLC से रिलेटेड ये बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, apt-get स्पेस अपडेट कमांड एग्जीक्यूट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाएगा और अगर कोई नया नया अपडेट आया होगा तो वो भी हो जाएगा। अपग्रेड कमांड से आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। कोई भी नया फाइल फोल्डर पैकेज जो कुछ भी है इसके अंदर चेंजेज होगा वो आ जाएगा। और किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए apt-get स्पेस रिमूव और उस सॉफ्टवेयर का नाम आपको एंटर कर देना है। और यहाँ से यस या नो पूछेगा तो उसको आप यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यस लिख देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है तो मैं देखो VLC को दोबारा से इंस्टॉल करा दे रहा हूँ। apt-get स्पेस इंस्टॉल, क्योंकि VLC मीडिया प्लेयर सब लोगों को मूवी और ये सब के लिए होता है। तो अब यहाँ पे ये डेफिनेटली पूछेगा कि इंस्टॉल करने के लिए क्या है। तो देखो इंस्टॉलेशन हमारा हो गया और VLC मीडिया प्लेयर दोबारा से यहाँ पे आप आ जाओगे ऑल एप्लीकेशन में तो आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे देखो ये आ गया। ओके, तो ये VLC प्लेयर का फिर से आ जाएगा और आप इस पे काम कर सकते हैं जो भी आपको काम करना है। दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि apt इंस्टॉल, मैं यहाँ पे VSFTPD सर्वर के लिए ले लेता हूँ या कोई भी एक सॉफ्टवेयर जैसे टाइगर VNC और एंटर कर दिया मैंने। तो टाइगर VNC का जो सॉफ्टवेयर है अभी यहाँ पे देखो ये कह रहा लोकेट नहीं है। तो मैं डबल टैप दबाकर TIGER मैं लिखकर स्टार लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा लूंगा, एंटर करूंगा। इससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होगा VNC से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। मैं यस लिख के एंटर कर सकता हूँ, इंस्टॉल हो जाएगा। आप थोड़ा और आगे इसको वो कर सकते हो, टाइगर VNC और प्रॉपर रिकॉग्नाइज हो जाएगा और एंटर कर दो। अब देखो ये थोड़ा सा MB कम हो गया, वाई प्रेस करके एंटर कर दो और ये आपका टाइगर VNC यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। इस चीज को देखने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से एक्टिविटी में आ जाएंगे और आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका टाइगर VNC का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अभी आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखो टाइगर VNC यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। रिमोट डेस्कटॉप के लिए होता है और इस तरीके से आप काम कर पाते हो। तो ये पैकेज मैनेज करने की बात हुई। अगर आपको रेपोजिटरी सिस्टम मैनेज करना है तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो जो भी है और यहाँ से आप काली लाइनेक्स का रेपोजिटरी सिस्टम इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि कुछ अपडेट्स जो काली लिनक्स के रेपोजिटरी से मिलते हैं उसको भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें। डेबियन का तो मिल ही रहा है, काली भी हमारा डेबियन का ही प्रोडक्ट है तो उससे हम उठा सकते हैं।
काली लिनक्स रेपोजिटरी ऐसे लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें सबसे ऊपर एक रेपोजिटरी मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक कर लेना है और आपको फिर यहाँ पे ये लिंक आएगा। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इस लोकेशन पे जाके हमें इस फाइल की एडिटिंग करनी है और यहाँ पे ये देखो सारे सॉफ्टवेयर किस तरीके की रेपोजिटरी चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो करके पूरा का पूरा लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से अभी क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं आ जाऊँगा विम स्पेस स्लैश एटसी स्लैश एपीटी स्लैश सोर्स लिस्ट एंटर कर दूंगा और यहाँ पे देखो ये सब पैकेजेस वगैरह हैं। आई प्रेस करिए इंसर्ट मोड पे और यहाँ पे देखिए पैकेज पड़ा हुआ है। जिस पैकेज को जैसे मैं यहाँ पे अभी एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ एंटर करके, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी किया, प्रेस हो गया। अब देखो ये शायद ऑलरेडी एच टी टी पी काली ओ आर जी काली का कोई भी यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने एक और एंटर कर दिया। मैं स्केप की प्रेस करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, डब्ल्यू क्यू राइट एंड क्विट एंटर कर दिया। अब हमारा एपीटी स्पेस अपडेट मैं लिख देता हूँ, तो उससे रिलेटेड भी ये अपडेट कर लेगा जो कुछ भी है। देखो सिक्योरिटी डेबियन और ये एक पैकेज है और यहाँ पे तो इसने क्या किया, पैकेज वगैरह रीड करके ये वेरीफाई कर लेगा और ये कह रहा है कि कुछ एरर है काली वाले ओआरजी के अंदर, इज नॉट साइंड, इसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी जब हमारे डेबियन के पैकेज हैं तो इस वजह से ये है। तो हम क्या करेंगे, इस पैकेज को दोबारा से यहाँ पे आके अगर जो भी आप चाहते हो रेपोजिटरी ऑफ हो जाए तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, हैश लगा दोगे। मैंने यहाँ पे लगा दिया हैश, आई प्रेस करके हैश और फिर मैं स्केप की डब्ल्यू क्यू एंटर कर दिया। दोबारा से मैं पीटी अपडेट लिखता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा और फिर प्रॉपर हमारा मशीन काम करेगा। तो ये एक तरीका होता है आपको काम करने का। तो उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, वो काम करेगा। तो ये सिंपल सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए इतना ही हमें देखना होता है। उसके बाद जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, हाउ टू मैनेज सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम की सर्विसेज कैसे मैनेज करेंगे। टर्मिनल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम सीटीएल एंटर। तो ये हमारे सिस्टम पे सारी रनिंग सर्विसेज को बता देगा कौन सी सर्विस का क्या नाम है, वो एक्टिव है इनएक्टिव है या नहीं है, कहाँ से वो ऑपरेट हो रही है वो भी हमें पता चल जाता है। क्यू प्रेस करके क्वाइट कर देंगे। अब मान लिया कि कोई भी एक सर्विस हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल डीएससीपी और मैं स्टार लगा के एंटर करता हूँ। डीएससीपी की ये पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस डीएससीपीडी और यहाँ पे डबल टैब यूज़ कर लो, डीएससीपीडी आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो डीएससीपी के लिए हमें देखना पड़ेगा पैकेज इसके अंदर क्यों नहीं है। सिस्टम सीटीएल सॉरी ये डीएससीपी डी और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो अब आ गया डीएससीपीडी करके पैकेज होता है। इसके अंदर थोड़ा सा केस सेंसिटिव टाइप काम लग रहा है मुझे, मेरे को कि मतलब एग्जैक्टली हमें वो चीज़ बतानी होती है कि उस सॉफ्टवेयर का थोड़ा नाम मुझे क्लियरली बताओ तब ये उसको इंस्टॉल करता है ना। तो ये चीज़ बाकी लिनक्स मशीन में आप सिंपल डीएससीपी लिख के भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सिस्टम सीटीएल कमांड नॉट फाउंड डीएससीपीडी और एंटर मैं करता हूँ तो ये भी नॉट फाउंड डीएससीपीडी डॉट सर्विसेज करके वैसे होता है, एंटर ओके। तो एक काम करते हैं एपीटी हाइफन गेट स्पेस इंस्टॉल, जो एफटीपी सर्वर मेरे को बनाना था उसके लिए वी एस एफ टी पी डी करके पैकेज होता है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और ये पैकेज यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो रहा है। इस सर्विस को भी हम लोग देख लेते हैं और एफटीपी के लिए फिर हम लोगों को गूगल का डीएससीपी सर्वर के लिए गूगल का, वैसे डीएससीपी को इम्पोर्टेंट हमारे अभी समझने के लिए नहीं, वो जब आप सर्वर लेवल पे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। मे बी ये क्लाइंट लेवल पे काम कर रहा है अभी, इस वजह से वो सर्विस इंटीग्रेट नहीं हो रहे, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट होगा जिसको फॉलो करना होगा। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे एक एफ सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। तो सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस वी एस एफ टी पी डी और यहाँ पे डबल टैब मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस। अच्छा कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे वी
एस एफ वी एस एफ टी पी डी, मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ तो भी नहीं आ रहा है। तो एस टी ए आर टी स्टार्ट वी एस एफ टी पी डी डॉट एस ई आर वी आई सर्विसेज, एंटर मैंने कर दिया। फेल टू स्टार्ट वी एस एफ टी पी डी डॉट सर्विसेज, सर्विसेज नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसे कुछ ये कह रहा है। तो ये सर्विस अभी फाउंड नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इसको ट्रबल शूट करने के लिए ब्राउज़र पे आ जाते हैं और इसको सर्च करते हैं। सो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना होगा कि जो सर्विस हमारे इंस्टॉल हो रही है प्रॉपर, उसको आप जरूर मैनेज कर सकते हो। कमांड बिल्कुल सही है, सिस्टम सी टी एल स्पेस स्टेटस, और मैंने अपाचे की सर्विस को इंस्टॉल किया, अपाचे 2। इसको दिखाऊं तो ये रनिंग में दिखा रहा है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, कंट्रोल सी से अबॉट हो जाएगा। अब इस चीज़ को कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं, सिस्टम सी टी एल स्पेस स्टॉप लिख देंगे, और जो भी सर्विस आपको स्टॉप करनी है अपाचे 2 की, आप इसको स्टॉप कर देंगे। देखो कोई एरर नहीं है। सिस्टम सी टी एल स्पेस रीस्टार्ट, और अपाचे 2 आपने यहाँ पे दे दिया और एंटर कर दिया, ये आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो भी सर्विसेज आपके सिस्टम पे चल रही हैं उसको सिस्टम सी टी एल एंटर कर दोगे, पता चल जाएगा। मैंने स्टेटस लिखा, एस टी ए टी स्टेटस, एन टी पी की सर्विस चेक कर लेते हैं, ये भी रनिंग में है। और इसको स्टॉप करने के लिए सिंपल वही सेम कमांड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप और जो कुछ भी है। आप चाहते हो आपके कंप्यूटर पे जो भी सर्विस चल रही है वो रीस्टार्ट अगर हमारा कंप्यूटर हो जाता है तब भी वो एनेबल रहे, वो डिसेबल ना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है एनेबल, और आपको लिखना पड़ता है अपाचे, अपाचे 2 एंटर। तो इसका एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो जाता है, और आपका सिस्टम रीबूट होगा तो भी ये सर्विस जो अपाचे की है वो बंद नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर पाओगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये पैकेज मैनेजर था, आप कमांड से भी कर सकते हो, सॉरी सिस्टम सीटीएल का वो था, आप कमांड से मैनेज कर सकते हो इस तरीके से जो भी सर्विसेज आपकी रनिंग में है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सिस्टम प्रोसेस मैनेजर के बारे में। तो इसमें आपको लिखना है टॉप, जो भी सर्विसेज चल रही होंगी करंटली वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये टॉप लिख के आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैं इधर को चला देता हूँ फायरफॉक्स की सर्विस, तो वो भी यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो टॉप कमांड से आप सारे प्रोसेस चेक कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो आ गया फायरफॉक्स, अगर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर देता हूँ, क्विट कर जाऊँगा, फायरफॉक्स की जो सर्विस है इसका पीआईडी, मतलब कि इसका जो आईडी नंबर है, सर्विस आईडी नंबर, वो ये है। अगर मैं 6567 को किल कर दूं, इस सर्विस को बंद करने के लिए 6567 एंटर कर दो, तो बैकग्राउंड में वो सर्विस बंद हो जाएगी। किसी भी सर्विस को बंद करने के लिए आप किल कमांड का यूज कर सकते हैं और आसानी से उस सर्विस को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी सर्विसेज चेक करना है। जैसे अगर फॉरग्राउंड की कोई सर्विस चल रही है तो एफजी से चेक कर लोगे, बैकग्राउंड में कोई सर्विस चल रही है बीजी से चेक कर लोगे, कोई सर्विस स्लीप मोड पे चली गई है जॉब्स से चेक कर लोगे। तो कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई भी सर्विस जो हमारे कंप्यूटर पे चल रही है टॉप, या मैं पीएस लिख के एंटर कर दूं, तो जो करंटली अगर मान लिया कुछ चल रहा होगा बैकग्राउंड इधर उधर, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। और इसका पर्टिकुलर एक बेस आईडी मिल जाएगा हमको, पीआईडी नंबर, जो कि होता है प्रोसेस आईडी नंबर। और इस आईडी को किल कर देने से वो सर्विस परमानेंटली क्या हो जाती है, मतलब परमानेंटली नहीं, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो ऑन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ मैनेज करी जाती है। अब आपका यहाँ पे ये हो जाता है। अगर मैं इस चीज़ को आगे लेकर आऊँ तो स्टोरेज की बात यहाँ पे हो जाती है। स्टोरेज कैसे मैनेज करना होता है, तो स्टोरेज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि हमारे सिस्टम पे क्या क्या स्टोरेज में मतलब है, कितनी डिस्क लगी हुई हैं। तो अभी जो भी प्रेजेंट टाइम में स्टोरेज है वो फाइल सिस्टम एस डी ए करके है, और ये सारी चीज़ें। तो स्टोरेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि लिनक्स में स्टोरेज कैसे मैनेज होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, स्टोरेज को अगर लेकर बात करें तो ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन वगैरह हम लोग बनाते हैं उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। अब ध्यान से समझिएगा कि हम लोग सबसे पहले दो तरीके की हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। जो नंबर वन हार्ड डिस्क होती है ये बेसिस हार्ड डिस्क होती है, और ये नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट कंप्यूटर के लिए एक और हार्ड डिस्क होती है जो कि डायनेमिक हार्ड डिस्क बोली जाती है।
और इसको हम लोग सर्वर पीसी वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आप इस हार्ड डिस्क पे काम कर रहे होते हो। अगर आपकी लिनक्स मशीन पर, जैसे आपका जो मशीन है, इस पे आपकी एक हार्ड डिस्क कनेक्ट है HDD1, ठीक है, और एक और हार्ड डिस्क कनेक्ट है HDD2। आपके ये दो हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं। इन दोनों हार्ड डिस्क पे जब आप काम करने जाओगे तो कैसे दिखाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर क्या दिखाएगा, जो पहली हार्ड डिस्क होगी लिनक्स के अंदर वो दिखाएगा SDA, जो दूसरी हार्ड डिस्क होगी उसको दिखाएगा SDB। SDA के अंदर, अब मान लिया पहली हार्ड डिस्क SDA है, इसके अंदर आपको दो पार्टीशन बनाने हैं। तो आपका ये जो पहला और दूसरा जो पार्टीशन होगा, ये 1 और 2, ये कैसे दिखाएगा, SDA1, और दूसरा पार्टीशन दिखाएगा SDA2। सेम ऐसे ही अगर SDB हार्ड डिस्क के अंदर कोई चेंजेस करते हो, दो पार्टीशन बनाते हो, तीन पार्टीशन बनाते हो, जो भी है, तो यहाँ पे दिखा देगा SDB1, और यहाँ पे दिखा देगा SDB2। और इस तरीके से फिर आप इसमें जितना चाहे उतना पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ मशीन पर और समझाता हूँ। इसके अंदर जो फाइल सिस्टम होता है EXT वगैरह सपोर्ट करता है फॉर्मेट वगैरह करने के लिए। तो शायद इसमें भी हमें कुछ टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो लाइव आप कंप्यूटर पे जब भी हम लोग कर रहे होंगे तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और फिर उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F डिस्क एंटर। तो कह रहा है एफ डिस्क, मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे पा रहा है, स्पेस स्लैश डेव स्लैश SDA एंटर। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या करना चाहते हो, एफ डिस्क स्पेस स्लैश डेव स्लैश SDA, ये पहली हार्ड डिस्क है, इसमें क्या करना चाहते हो। तो M हेल्प के लिए होता है। अब आपको पता चल जाएगा कि नया पार्टीशन बनाना है, ओल्डर पार्टीशन बनाना है, जो भी है यहाँ पे बता देगा। D से डिलीट करना है पार्टीशन, N से ऐड करना है पार्टीशन, है ना। और और भी यहाँ पे देखो एन से ऐड करना है पार्टीशन, ये सब दिया हुआ है। जैसा जो आपको काम है वो कर सकते हैं। क्यू लिख देंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे, क्वाइट कर जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक डिस्क ऐड करना पड़ेगा, और जब भी वो डिस्क ऐड होएगी तभी हम अगला कोई काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिस्क है उसमें फ्री स्पेस नहीं है। अगर इस चीज़ को चेक करना है तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आप आ जाओगे एक्टिविटी में, और आ जाओगे आप जब सिस्टम एप्लीकेशंस जहाँ पे सारे मिलते हैं, और यहाँ से यूटिलिटी को चेक करोगे आप। लाइक ये हमारा यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी, इसके अंदर आ जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप चेक करो, देखो जैसे दिया हुआ है एक ही डिस्क है, तो हमें क्या करना होगा, एक डिस्क और लेना होगा जिसमें फ्री स्पेस हो और उस पर काम करें। तो हम एक डिस्क ऐड कर लेते हैं। ओके, डिस्क ऐड करने के लिए आप मशीन की सेटिंग पे आ जाओगे, और यहाँ से जैसे VMware है तो भी, और जहाँ कहीं भी है स्टोरेज पे आकर, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा और ये सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको एक नया डिस्क यहाँ पे ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पॉइंट भी नहीं दे रहा है। ओके, ऐसे कुछ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को ऑफ कर देंगे। तो मैं मशीन को ऑफ कर देता हूँ। आपने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क ऐड करना है। हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए अब देखो डेबियन की मशीन के सेटिंग पे आ जाना है, और सेटिंग पे आने के बाद स्टोरेज पे आ जाओगे, और यहाँ से सबसे पहले ये देखो आपको क्या करना है, ऐड एक डिस्क ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक डिस्क ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद जस्ट इसमें यहाँ पे दे रहा है कि आप हार्ड डिस्क ऐड करिए, क्लिक करो और क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क पे जाओ, एक नई VHD यहाँ से सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। और जैसे VHD जो भी आपकी है वो डायनेमिक या फिक्स साइज़ जो भी होनी चाहिए, तो फिक्स साइज़ में उठा लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक यहाँ पे 2 GB, है ना, 2.1 या 2 GB मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया, और उसके बाद ये देखो क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक नई हार्ड डिस्क ऐड कर देगा। इसी 2 GB की हार्ड डिस्क पे मैं पार्टीशन करना बताऊंगा। ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है और ओके कर देना है। अब ये डिस्क आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है। फिर आपको मशीन को स्टार्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो भी कन्फिग्रेशन है उसको आपको एफ डिस्क कमांड से फॉलो करना है। तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। मशीन को मैं रूट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये रूट और पासवर्ड इसका दिया, लॉगिन कर लिया। अब मैं यहाँ से टर्मिनल दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एक बार एक्टिविटी भी आकर चेक कर सकते हो कि डिस्क आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है।
तो यूटिलिटी में आपको दोबारा से आ जाना है, जैसे ये है, और यहाँ से आपको इस डिस्क वगैरह पे क्लिक कर लेना है, डिस्क पर, और आपको पता चल जाएगा कि हार्ड डिस्क है। तो 2 GB की यहाँ पे हार्ड डिस्क आ चुकी है, जो कि SDB है। आपको जो मैंने बताया था सेम वैसे ही फॉलो करना है। और फिर यहाँ पे आपको फॉलो करना है नेक्स्ट कमांड, जो कि है हाँ, एफ डिस्क स्पेस स्लैश डेव स्लैश SDB, एंटर कर देना है। अब इसके अंदर N से न्यू पार्टीशन बना लेना है, P से प्राइमरी, E से एक्सटेंडेड। तो P प्राइमरी पार्टीशन के लिए होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे भी कुछ नहीं, एंटर प्रेस कर दो। और आपको जितने GB का पार्टीशन बनाना है, जैसे एक तो एक और कैपिटल G लिख दो, जैसे 1 कैपिटल G, तो ये पूरा का पूरा 1 GB का पार्टीशन बना देगा। और अगर 2 GB पूरा आप देते हो तो 2 GB बना देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सेक्टर कुछ भी नहीं करूँगा, तो एंटर करूँगा तो पूरा उसका उठा के बना देगा। P से प्रिंट कर लेंगे टेबल को, और ये देखो SDB1 करके एक पार्टीशन बना दिया। और यहाँ पे W से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपका यहाँ पे एक और पार्टीशन दिखाएगा, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इस चीज़ को ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे, ताकि लाइव आप चेंजेस को देख पाओ और उसको समझ पाओ। तो सिंपल होता है, बहुत आसान होता है पार्टीशन बनाना, जिसको आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, डिस्क 2 में पार्टीशन तो बन गया SDB1 करके, लेकिन इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको फॉर्मेट या जो कुछ भी है चेक कर सकते हो, बट लाइनेक्स का मतलब होता है कमांड से सारा काम करना। तो मैं यहाँ से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इस वजह से। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, और SDB मैं इधर लेकर आऊँ, और SDB करके जो SDB1 पार्टीशन उसको फॉर्मेट करता हूँ। तो MKFS डॉट EXT4, यहाँ पे आपको डबल टैब यूज करोगे तो ये सारे एक्सटेंशंस दिखा रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जिस पे भी फॉर्मेट करना चाहो। तो 4 सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पे आपको स्लैश किसको फॉर्मेट करना है, तो आप स्लैश लगाइए, डेव लगाइए, और SDB1 लिखिए और एंटर कर दीजिए। तो ये फॉर्मेट कर देगा, और देखो आपका फॉर्मेट होने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस डिस्क को माउंट कर लेना होगा। माउंट करने के लिए आप चाहते हो कि ये चीज़ डेस्कटॉप पर दिखे, या डेस्कटॉप पर ये डिस्क स्पेस हमें मिल जाए, जो कुछ भी है। तो हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ से, DIR5, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। DIR5 को डिस्क में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं माउंट कर दूंगा स्लैश किसको, डेव को, SDB1 को। कहाँ पे माउंट करूंगा रूट के डेस्कटॉप पर, जो DIR5 करके डायरेक्टरी एंटर कर दूंगा। तो ये माउंट हो जाएगा, और इसके अंदर आपकी वो डायरेक्टरी देखो 2.1 GB वॉल्यूम अब दिखाने लगा है ना। अब इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो 2.1 GB का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाने लगेगा, और इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। तो सिंपल ये पार्टीशन बनाना और ये सारी चीज़ जरा डिलीट करने के लिए एफ डिस्क स्पेस स्लैश, जो जहाँ से आप एन किए थे वहीं पे आपको डी कर लेना होगा, और स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। एम हेल्प के लिए मैंने बताया ही था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपका सिंपल यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट एंड हो जाता है, फॉर्मेट करना और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो आ जाता है डिस्क के बाद कैसे इंटरनेट सर्विस मैनेज करेंगे, नेटवर्क मॉनिटर कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ें। देखो, इंटरनेट सर्विस और नेटवर्क मॉनिटरिंग और जो भी हमारा एनोनिमस टॉर ब्राउज़र है, ये तीनों मैं एक साथ आपको यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ, और उसके सारे स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो कराने वाला हूँ। तो आ जाता हूँ टर्मिनल पे। सबसे पहले नेटवर्क मॉनिटरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेटवर्क को ऑन ऑफ करने के लिए, नेटवर्क के लिए NMTUI एंटर कर दो, तो आप अपना IP एड्रेस यहाँ से असाइन कर सकते हो। एंटर करो वायर्ड कनेक्शन, एंटर करो आपको IP क्या देना है, तो IP वर्जन 4 पर एंटर कर दो। आपका ऑटोमेटिक देना, मैनुअल देना है। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है, मैनुअल कर दो, और यहाँ से शो कराओ। शो पे जैसे एंटर करोगे तो बोलेगा ऐड IP एड्रेस। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर मार के आप IP एड्रेस ऐड करोगे, जो भी ये 10 डॉट 0 डॉट जो भी आप अप्लाई कर सकते हो और सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एस्केप मैंने प्रेस किया तो मैं बाहर आ गया। ओके, तो ये एक तरीका हो जाता है। यहाँ से क्वाइट कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, बाहर आ गया। इसके अलावा NMCLI एंटर, ये आपके सारे अडॉप्टर की डिटेल बता देगा कि क्या क्या एडॉप्टर यहाँ से आप लोगों ने चेक यूज करा हुआ। तो ENP03S करके हमारा एडॉप्टर है, जिसपे हमारा IP एड्रेस और सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो अभी 10.0.0.2.15 करके IP एड्रेस है, जो कि कनेक्ट है और चल रहा है। ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा काम कर सकते हैं, और इस पे
अगर आईपी वगैरह आपको देना है तो वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ से आप मैनुअल आईपी दे दो, नो डाउट बहुत आसानी से हो जाएगा। और नेटवर्क मैनेजर की सर्विस का आपको स्टार्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे सेटिंग पे आ जाओ, और सेटिंग पे आने के बाद आप आईपी वर्जन 4 पे आ जाओ मैनुअल पे, और जो आईपी, जो नेटवर्क मास्क, जो गेटवे देना है वो चीज़ आप यहाँ से दे देंगे। जब आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दोगे, इसको एक बार ऑन ऑफ कर लेना, आपका आईपी अपडेट हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टार्ट कर लेना या रीस्टार्ट कर देना, रीस्टार्ट स्पेस। अब यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर और एंटर कर देना। नेटवर्क मैनेजर आपका रीस्टार्ट होगा, यहाँ पे देखो अभी ये फिर से कनेक्ट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ओके कनेक्टेड। तो अब एक बार पिंग कर लो, जो भी पिंग करो कि गूगल वगैरह भी हमारा एक्सेस हुआ या नहीं, तो बिल्कुल चलने लगा और हमारा इंटरनेट लाइव हो गया। तो इतना काम आपको करना होता है, इंटरनेट की सर्विस आपके कंप्यूटर पे रन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग कि हमें अपने कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग टूल कैसे यूज़ करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और उन सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर हम पूरा का पूरा यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं मॉनिटरिंग वगैरह। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने टर्मिनल को जूम करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ WIRESHAR के वायर सार्क एंटर। ये पैकेट फाउंड नहीं कर रहा है, APT गेट स्पेस इंस्टॉल स्पेस वायर सार्क, ये भी एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है जिसके थ्रू आप अपना कंप्यूटर का नेटवर्क पूरा का पूरा मॉनिटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे इसको कैप्चर करके नहीं दिखाने वाला कि कैसे एग्जैक्टली काम होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। एनेबल टू कैप्चर फाइल, यस, सब चीज़ों को मैंने एनेबल कर दिया ये, क्योंकि कैप्चर करने पे हमारी आईपी एड्रेस और सारी डिटेल आप लोगों को दिखेगी, इस वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से। बट मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ करना होता है, कैसे स्टेप को फॉलो करना होता है। इसके साथ में एक और टूल हमें चाहिए होगा जो कि nmap का होगा। तो apt-get स्पेस nmap, apt-get स्पेस इंस्टॉल nmap, और मैं एंटर कर दूंगा। nmap की कंप्लीट यहाँ पे ये चीज़ चाहिए होगी, मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब देखते हैं nmap यहाँ पे हो जाता है कि नहीं। एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे दिखी, यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर मैं एक साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर पा रहा हूँ, बाकी अदर पे नहीं हो पाता। अच्छा इधर हो गया इस वजह से, कोई नहीं। तो ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अब हमारा वायर सार्क ऑन हो गया है, तो वायर सार्क को यहाँ से लिखो WIRESHAR के एंटर कर दो, वायर सार्क आपका ऑन हो जाएगा। ये नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, इसमें कौन आईपी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आप अपने अडॉप्टर को बस सेलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही स्टार्ट करोगे, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना, मैंने क्लोज कर दिया। अब कौन सी आईपी किसको कनेक्ट कर रही है, इसका ईथरनेट में मैक एड्रेस क्या है, और सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं अपनी मेन मशीन उस पर नहीं दिखा रहा, ये VMware का कॉन्सेप्ट है। तो VMware पे सब वर्चुअल आईपी होती है, फेक होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब इसमें आप क्या क्या पता कर सकते हो, आईपी वर्जन 4 पे उसका नेटवर्क मास्क क्या है, एड्रेस क्या है ना, किस पे वो काम कर रहा है, क्या पैकेट सेंड किया, किस प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड किया, है ना, एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं मिला, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आईपी वर्जन 4 पे कम्युनिकेट किया, 6 पे कम्युनिकेट किया, सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में आईपी एड्रेस क्या था। बाकी आप एथिकल हैकिंग वाला चैनल मेरा देखो, वहाँ पे मैंने पूरा एनमैप के थ्रू टारगेट को कैसे आईपी से और डिटेल पता करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशनल पर्पज सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों को शेयर करता हूँ। अब एनमैप हमारा यहाँ पे हो जाता है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एनमैप हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं एनमैप एंटर कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है। एनमैप एंटर करने के बाद यहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ें दिख रहा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो कुछ भी है, तो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे इस पोर्टल पर आ जाओ, और जो सॉरी, यहाँ पे जो एथिकल हैकिंग वाला मैंने चैनल यहाँ पे वो करा हुआ है, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। एथिकल हैकिंग आप लिखोगे यहाँ पे एथिकल हैकिंग स्कूल, तो इस तरीके से आ जाएगा एथिकल हैकिंग स्कूल। और इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा देखो, ये पहला चैनल है, इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ से प्लेलिस्ट में आ जाना। प्लेलिस्ट में आने के बाद जो एथिकल हैकिंग की ये 55 वीडियो है, इस पे क्लिक करोगे और स्टार्टिंग से एंड तक आपको सब कुछ यहाँ पे एनमैप के बारे में एक बार देखना। एनमैप की सीरीज यहाँ से पूरा का पूरा स्टार्ट होगी और उस पे मैंने कराया हुआ है, तो वेलकम वहाँ गाइस। से
पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा हर चीज़ सीखने को एन मैप से रिलेटेड। बट मैं यहाँ पे गाइड कर दे रहा हूँ कैसे मॉनिटरिंग होती है, जो कि आप एडवांस लेवल पे इसी स्कैन प्रोसेस को पढ़ के देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मुझे अपने नेटवर्क के कंप्लीट डेटा को एक्सेस करना है, कंप्लीट नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो एन मैप स्पेस प्रेजेंट टाइम में मेरा जो नेटवर्क है वो किस उसमें फाउंड कर रहा है, तो रूट स्पेस हाइफन एन से हमें पता चल जाता है। राउट स्पेस हाइफन एन एंटर। अच्छा, राउट कमांड नॉट फाउंड, इफ कन्फिग एंटर। तो सो यहाँ पे आईपी स्पेस ए, तो इससे पता चल जाएगा आईपी स्पेस ए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोगों को देखना होता है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो क्या है, 127 लूप बैक पे काम कर रहा है। और जो ईएनएस इसका एडाप्टर का आईपी एड्रेस है वो 10.0.2.15.24 पे काम कर रहा है। तो मैं इस आईपी को कॉपी कर लूँगा और इतना ये सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और मैं लिखूँगा एन मैप स्पेस और जो आईपी मैंने कॉपी किया उसको, और यहाँ पे बस मैं कर दूँगा 0, 24 की जगह जो भी था 0। अब ये इस नेटवर्क में सारी आईपी को चेक करके मुझे बता देगा कि क्या क्या चीज़ें ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्विक हील, टोटल सिक्योरिटी, ये अभी काम कर रहा है। अभी ये स्कैन करके मुझे सारा डेटा बताएगा क्या है क्या नहीं है। जिस भी टारगेट को स्कैन करना है उसकी आईपी एड्रेस आप दोगे /24। अगर सी क्लास पे है, बी क्लास पे है 16, और जिस भी उस पे है ऐसे आप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो स्कैन करके इसने बता दिया कि इसको एक मशीन मिली जो कि 10.0.2.2 पर लाइव है, एक और मशीन मिली जो कि 2.3 पर लाइव है, और ये सारी सर्विसेज ओपन है। अब इन सारी सर्विसेज का यूज़ करके हैकर अटैकर हमारी इन्फॉर्मेशन को बाईपास कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एन मैप स्पेस हाइफन कैपिटल ओ स्पेस। अब मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर यहाँ पे पता करना है तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, जैसे आईपी स्पेस ए करके एंटर किया तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.2.15 है। ओके, 2.15 राइट, याद रखना। एन मैप स्पेस हाइफन कैपिटल ओ स्पेस 10.0.2.15 एंटर किया। मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ ये उसको स्कैन करके बताएगा और एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन बताएगा। लाइनक्स का 2.6 पॉइंट ये है जो कि मैंने अपनी आईपी बताया। तो ये नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हो तो किसी भी होस्ट की डिटेल चेक कर सकते हो। इस पर एफटीपी, एचटीटीपी, ये सारे सर्वर क्या हैं, ओपन है और काम कर रहा है। तो ये होता है हमारा काम करना, और इस पे सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपल हमारा ये हो गया सिस्टम सर्विसेज वगैरह मैनेज करना। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़र बनाना आपको बता दूँ। यूज़र बनाने के लिए यूज़र ऐड लिखकर जो भी यूज़र आपको बनाना है, जैसे मैं बना देता हूँ एल करके एक यूज़र, ये बन जाएगा। इस यूज़र पे पासवर्ड आपको देना है पास WD स्पेस LL करके एंटर करो, सॉरी PASS पास WD स्पेस LL एंटर। और यहाँ पे जो भी इसका पासवर्ड आप देना चाहो दे दो, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। SU स्पेस LL से एंटर करो। ये देखो रूट यूज़र के बजाय अब आप $साइन पे आ गए, मतलब आप लोकल यूज़र से लॉगिन हो गए। फिर से रूट यूज़र पे जाने के लिए SU रूट और रूट यूज़र का पासवर्ड दे दो, आप आ जाओगे। ऐसे ही ग्रुप भी हमारा बनता है, यूज़र ग्रुप ऐड आपको लिखना पड़ता है। ग्रुप ऐड स्पेस G1 करके मैंने बना दिया, ये ग्रुप ऐड हो गया। ओके, तो सिंपल यूज़र ग्रुप बनाने का यही तरीका होता है। बाकी गाइज कोई भी जो बेसिक लेवल की चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने बता दिया यहाँ पे कि आप पूरा का पूरा यूज़ कर पाओगे। टॉर से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, उसका मैं ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो डेबियन के लिए बना दूंगा। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना करने के बाद आप बेझिझक लाइनेक्स को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कोई और चीज़ इसके अंदर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल में इसके आगे ऐड कर दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।